Hello students, today I'm going to narrate you a story of जलियांवाला बाग massacre. जलियांवाला बाग का कत्लेआम 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब स्टेट, वहाँ पे हुआ था. जो जलियांवाला बाग है, इसके जो ओनर थे, जो मालिक थे, they belong to a village Jalla. Jalla is a village in Patti which is very close to Amritsar. So that's why this Bagh was named as Jallianwala Bagh. Wala means it shows belongingness. But why? क्यों हुआ? We need to go back to the history. थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है. 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है. And Britishers need cooperation from the इंडियंस. तो कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इंडियंस को बोलिए हमें सपोर्ट करने के लिए. तो महात्मा गांधी को ये लगता है कि ये एक ऐसा समय है जिसमें ब्रिटिशर्स दे आर रियली इन नीड ऑफ हेल्प और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिसमें वो लोगों को बोलते हैं टू जॉइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. तो हम लोगों ने उनकी बहुत मदद करी. हमारे जो सोल्जर्स थे, दे पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर 1. 1 मिलियन इंडियन सोल्जर्स दे पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर 1. और उस 1 मिलियन में से 74,000 इंडियन सोल्जर्स दे लेड लाइफ सेविंग द बॉर्डर्स ऑफ ब्रिटिश. एक मूवी है सज्जन सिंह रंगरूट, उसका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है. उसमें दिलजीत दोसांझ इज एक्टिंग. ही सेज कि हम उनके बॉर्डर्स की रक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं जो खुद हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं. एंड इट वाज अ सेम सिचुएशन देयर. अभी वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 4 साल के लिए चलती है. 11वां महीना, 11 तारीख, 11 बजे, 11th मंथ, 11th डेट, 11 AM 1918 को 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाती है. एंड वी इंडियंस, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंस वी हैड हेल्प्ड, हमारे 74,000 से ज़्यादा सोल्जर्स ने अपनी जान दी है इसके लिए, तो ब्रिटिशर्स विल डेफिनेटली रिवॉर्ड अस फॉर हेल्पिंग देम. बट ऐसा हुआ नहीं. दे केम अप विद द रोलेट एक्ट. रोलेट एक्ट जिसको प्रिपेयर किया था सर सिडनी रोलेट ने. इस एक्ट में क्या था कि दे कैन अरेस्ट एनीबडी विदाउट अ वारंट. आप लोग जानते हो कि अगर पुलिस किसी के घर में अरेस्ट करने के लिए आती है किसी को भी, तो दे कैरी एन अरेस्ट वारंट. अगर सर्च भी करना हो तो दे कैरी अ सर्च वारंट. बट दिस एक्ट एम्पावर्ड द ब्रिटिश पुलिस कि वो किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते थे. और यही बस नहीं, देन रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस वाज आल्सो सस्पेंडेड. इसका क्या मतलब है कि अगर आपको अनलॉफुली डिटेन किया गया है या अनलॉफुली अरेस्ट किया गया है तो उसमें जुडिशरी भी कुछ नहीं कर पाएगी. ये रिट नहीं इशू की जा सकती. इन कैमरा ट्रायल, रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. तो जब ये रोलेट एक्ट आया तो महात्मा गांधी ही टोल्ड द ब्रिटिशर्स टू रिपील दिस एक्ट, कि आप इस एक्ट को वापस लीजिए. बट ब्रिटिशर्स की ज़रूरत का टाइम अब ख़त्म हो चुका था. नाउ दे वर नॉट इन नीड ऑफ अस, तो दे डिडंट रिपील दिस एक्ट. उन्होंने इस एक्ट को वापस नहीं लिया. महात्मा गांधी ने बोला कि ये तो ब्लैक लॉ है, ये काला कानून है. ही सेड ना अपील, ना दलील, ना वकील. तो महात्मा गांधी ही टोल्ड द इंडियंस कि हम लोग इस एक्ट को अपोज करेंगे, पूरा देश इसको अपोज करेगा. तो 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल कॉल की गई, बंद कॉल किया गया. सारे बिजनेस, सारी दुकानें, सब जगह बंद किया गया. महात्मा गांधी ने बोला कि हम सारे आज फास्ट करेंगे, प्रे करेंगे. सो दैट जो हम लोगों ने अपोज किया उसको, दैट वाज इन अ नॉन वायलेंट मेथड, क्योंकि महात्मा गांधी वाज अ बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के पुजारी थे. तो ये जो अपोज करना है इसका, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको रोलेट सत्याग्रह भी बोलते हैं. तो उनके कहने पे पूरे देशवासियों ने रोलेट एक्ट को अपोज किया. अभी पूरे देश से चलते चलते पंजाब में भी रोलेट एक्ट को अपोज किया जा रहा था. तो इस सब में हुआ क्या कि 2 लीडर्स थे जो कि लोगों को एड्रेस करने वाले थे रोलेट एक्ट के बारे में बताने के लिए कि इस एक्ट में क्या खामियां हैं, क्यों हम इसको अपोज कर रहे हैं और कैसे करना है.
सो ये जो दो लीडर्स थे, इनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। 9 अप्रैल को माइकल ओ डायर, हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, वो अमृतसर के डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर इरविंग को ऑर्डर देता है कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाए। तो 10 अप्रैल को उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जैसे लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया है, तो लोग डीसी ऑफिस की तरफ इकट्ठे होकर चलना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे वहाँ पे उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और जो लोग हैं वो भी वायलेंट हो जाते हैं। उनको क्या होता है कि जो भी यूरोपियन दिख रहा है उसको मार डालो। तो उसमें कुछ यूरोपियन और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनकी भी जान गई। एंड बाय चांस व्हाट हैपेंड, मिस शेरवुड, हु वाज अ सुपरिटेंडेंट इन अ मिशन स्कूल इन अमृतसर, शी वाज रिटर्निंग, वो साइकिल से आ रही थी एंड रास्ते में पीपल अटैक्ड ओवर हर, उनको चोट आई इसमें और बाद में शी वॉज रिकवर्ड ऑल्सो, पीपल हेल्प्ड हर, लोगों ने उसकी मदद करी भी, बट उनको चोट लगी उसमें। माइकल ओ डायर, हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अमृतसर, उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल रेगिनल्ड डायर, जो कि उस टाइम पे जालंधर में थे, उनको बोला टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन इन अमृतसर। तो 11 तारीख को जनरल रेगिनल्ड डायर अमृतसर पहुंचते हैं एंड ही इंस्पेक्ट्स द सिचुएशन। और जब उनको मिस शेरवुड वाले इंसिडेंट का पता चलता है तो ही गेट्स वेरी अनॉयड, बट देन ही वांटेड टू टीच इंडियन अ लेसन। और जो तरीका था उनका बहुत इनह्यूमन। जिस स्ट्रीट में मिस शेरवुड को चोट लगी थी, उस स्ट्रीट में ये ऑर्डर दिया जाता है जनरल डायर के द्वारा कि पीपल इफ़ दे वांट टू क्रॉस दैट स्ट्रीट, अगर उनको स्ट्रीट से, उस गली से निकलना है, दे हैड टू क्रॉल, मतलब अपने पेट के बल क्रॉल होकर उनको जाना पड़ेगा उस गली से। पीपल वर लॉक्ड इन देयर होम्स, मतलब लोग घरों के अंदर ही बंद हो गए कि अगर निकलना है तो क्रॉल करके निकलना है। दिस स्ट्रीट इज़ नोन एज क्रॉलिंग स्ट्रीट। तो बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिस, मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट था जनरल डायर का। अभी 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को पूरे अमृतसर में ये अनाउंसमेंट करवा दी जाती है कि देयर इज़ मार्शल लॉ। बट 12 अप्रैल के अगले दिन 13 अप्रैल, जो 13 अप्रैल का दिन है, ये दिन है बैसाखी का, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पंजाबीज। किसानों के लिए हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और सिखों के लिए इट इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल, बिकॉज इसी दिन जो 10th गुरु ऑफ सिक्स थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी। तो लोग उस दिन जो है गुरुद्वारे जाते ही हैं। तो अमृतसर अनाउंसमेंट जो हुई थी दैट वाज इन द एरिया विद इन द सिटी। और बहुत सारे जो लोग अमृतसर से बाहर के थे, उनको इस अनाउंसमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था कि मार्शल लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया अमृतसर में। 13 अप्रैल की सुबह होती है, लोग गोल्डन टेम्पल, टूरिस्ट कॉल इट एज गोल्डन टेम्पल, बट लोकल लोग जो हैं दे कॉल इट एज दरबार साहिब। तो लोग जो है दरबार साहिब आना शुरू कर देते हैं। मत्था टेकने के बाद दे प्रोसीड टुवर्ड्स जलियांवाला बाग। अभी जलियांवाला बाग और दरबार साहिब का जो डिस्टेंस है हार्डली 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। आप कभी अभी जाओ तो यू विल फाइंड इट आउट। बट अभी तो बहुत चेंज हो रखा है। पहले क्या था कि दरबार साहिब और जलियांवाला बाग जो है, इट वॉज अ क्राउडेड मार्केट, मतलब बहुत तंग गलियाँ थी और दोनों तरफ दुकानें थी। अभी तो ये सारा एरिया खाली करवा दिए गए, तो इट इज़ क्वाइट स्पेशियस। तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे इसको हिस्ट्री के साथ। तो बहुत तंग गलियाँ थी। तो लोग जो हैं दरबार साहिब मत्था टेकने के बाद दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स जलियांवाला बाग। इट इज़ एन ओपन ग्राउंड, जो मतलब इसके तीनों तरफ जो है अराउंड 4 साइड्स इफ यू सी, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं एंड इट हैड ओनली 1 एंट्रेंस। तो अभी जब जनरल डायर को ये पता चलता है कि मार्शल लॉ लगा होने के बावजूद भी लोग इकट्ठे हो गए हैं एंड ही स्टार्ट्स टूवर्ड्स जलियांवाला बाग। अभी जलियांवाला बाग में, क्योंकि इट इज़ अ फेस्टिवल है, बैसाखी का फेस्टिवल है, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। जनरल डायर
अपनी रेजिमेंट को लेकर जलियांवाला बाग में पहुंचता है एंड ही हैड द आर्मर्ड गन भी अपनी साथ में लेके जाता है। पर जैसे मैंने बताया कि गलियां बहुत तंग हैं, गेट एक ही है, तो वो उसको अंदर नहीं लेके जा पाता है। तो ही रीचेज इनसाइड, अंदर पहुंचता है। उस गेट जो जलियांवाला बाग है उसका एक ही गेट है एंड ही ऑर्डर्ड कि इस गेट को अब लॉक कर दिया जाए, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और बिना किसी वार्निंग के जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर ही ऑर्डर्स टू ओपन फायर, उनके ऊपर गोलीबारी का ऑर्डर दे देता है। और जैसे ही गोली चलती है लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। गोलियों की बारिश होती है। गोलियां तब तक चलती हैं जब तक कि सारा एम्यूनेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। और जनरल डायर हैज़ ऑर्डर्ड कि भीड़ के उस हिस्से पे गोली चलाई जाए जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा हों। तीनों तरफ ऊंची दीवारें हैं, पीपल कैन नॉट क्लाइंब द वॉल्स, गेट है वो लॉक्ड है, लोग स्टैम्पेड में भी मारे जाते हैं। फिर जब कुछ नहीं समझ में आता तो जलियांवाला बाग के अंदर एक वेल है, शायद कुआं वो पानी देने के लिए रखा होगा। तो लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर भी छलांग लगाते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो पानी है इस कुएं का सारा लाल हो गया था खून की वजह से एंड इट वॉज फुल ऑफ डेड बॉडीज। 1650 राउंड फायर किए गए इसमें। पर यहाँ भी जनरल डायर की क्रूएलिटी की कोई एंड नहीं था। उसके बाद उसने अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया एंड ही ऑर्डर्ड नोबडी विल डेयर टू पिक अप द डेड बॉडीज और द वुंडेड। और डॉक्टर्स को ये ऑर्डर दिए गए कि दे विल नॉट ट्रीट द वुंडेड। तो बहुत सारे लोग तो गोली लगने से मरे और बहुत सारे लोग जो जख्मी थे, जो वुंडेड थे, दे वर देयर एट द प्लेस, बिना किसी ट्रीटमेंट और भूख की वजह से भी मरे। अभी जब ये जलियांवाला बाग का कत्लेआम हुआ तो उसके बाद पूरे देश में एक हाहाकार और ब्रिटिशर्स के लिए एक नेगेटिव माहौल था। ब्रिटिशर्स ने इसके लिए कमीशन भी बिठाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी सेक। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने रिपोर्ट दी कि इसमें सिर्फ 500 लोग जो हैं वो मारे गए। और सबसे हैरानी वाली बात है कि जनरल डायर हैज़ नो रिग्रेट्स। उसको कोई अफसोस नहीं था अपने किए के ऊपर कि जो मैंने किया है वो गलत किया है। और जनरल डायर जब इंग्लैंड वापस जाता है, ही इज़ ऑनर्ड, ही इज़ गिवन अ वेलकम ऑफ अ हीरो। मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर, जो कि बाद में टेलीग्राफ के साथ मर्ज हो गया था, इसके लिए क्राउड फंडिंग भी करता है और लाखों पाउंड इकट्ठे करके जनरल डायर को गिफ्ट दिया जाता है। 13 मेंबर्स की 13 वुमेन की कमेटी भी बनती है जो कि उसको ऑनर करते हैं एंड उसको टाइटल देते हैं सेवियर ऑफ पंजाब। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और माइकल ओडायर जनरल डायर के इस एक्ट को सपोर्ट करते हैं कि वॉट एवर ही हैज़ डन वॉज राइट, देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब हंटर कमीशन की जब रिपोर्ट आती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस रिपोर्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं थी, तो वो एक अपनी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाते हैं जिसको हेड किया था मदन मोहन मालवीय ने। तो जो रिपोर्ट देते हैं कि इसमें 1500 लोगों की 1500 पीपल डाइड, मोर देन 1500 पीपल डाइड इन दिस जलियांवाला बाग मासेकर। फिर जलियांवाला बाग के मासेकर के बाद महात्मा गांधी जो हैं, ही स्टार्ट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो 1920 में 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में शुरू की जाती है। और माइकल ओडायर से जलियांवाला बाग के कत्लेआम का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह इंग्लैंड जाते हैं एंड ही किल्स हिम एंड ही टेक्स अ रिवेंज ऑफ जलियांवाला बाग। आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, प्लीज़ वैल्यू योर फ्रीडम। आज़ादी फ्री में नहीं मिली है। इस धरती का रंग लाल है बिकॉज लोगों ने अपने खून से इसको सींचा है। आज़ादी की वैल्यू करना सीखिए, अपने देश से प्यार करना सीखिए। थैंक यू।